लेट अस टॉक अबाउट जेनेटिक कोड्स या कोडॉन्स के बारे में बात करते हैं बेटा, जिन कोडॉन्स के कारण हमारे पास प्रोटीन्स बन पाते हैं या अमीनो एसिड्स बन पाते हैं। तो अमीनो एसिड का फॉर्मेशन जो होता है या सिंथेसिस जो होता है, ये जेनेटिक कोडॉन्स की मदद से होता है। ये जेनेटिक कोडॉन्स कुछ नहीं देते हैं, दे बेसिकली गिव्स अस अमीनो एसिड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। और ये अमीनो एसिड्स जो हैं, इनसे चलकर आगे चलकर हमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलती हैं, राइट। तो डीएनए और एमआरएनए दोनों को बनाने के लिए मुझे कुछ जेनेटिक कोड्स की ज़रूरत है। और ये जो जेनेटिक कोड्स हैं, ये जेनेटिक कोड्स कोडॉन से, जेनेटिक कोड्स जो हैं या जो कोडॉन्स जो हैं, ये क्या बना के देते हैं आपको? अमीनो एसिड्स बना के देते हैं। सो लेट अस सी व्हाट दीज जेनेटिक कोड्स आर। ये नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंसेस हैं बेटा, जो कि इन 4 नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बने हुए हैं, है ना। क्योंकि हम अमीनो एसिड्स की बात कर रहे हैं, हम आरएनए की बात कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स थाइमिन नहीं होगा, इसलिए वहां पे यूरेसिल लिखा है, आप समझ ही गए होंगे। टोटल 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स हैं मेरे पास। अब जब हमने सोचना शुरू किया तो हमने ये देखा कि 20 टाइप के डिफरेंट अमीनो एसिड्स को बनाने के लिए मुझे कितने टाइप के कोडॉन्स लगेंगे। तो जो फर्स्ट अजम्पशन था, वो फर्स्ट अजम्पशन था कि अगर जेनेटिक कोड सिंगल है ना, तो अगर जैसे ए एक कोड है, सी एक कोड है, जी एक कोड है, यू एक कोड है, तो कितने कोडॉन्स, कितने टोटल मुझे अमीनो एसिड्स मिल सकते हैं? 2 टू द पावर n, राइट। सिंगल है तो आप उसको 1 लिख दीजिए, और 4 का ग्रुप, तो टोटल कितने कोडॉन मिलेंगे आपको? सिर्फ 4 ही कोडॉन मिल सकते हैं। और मेरे पास तो 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, तो सिर्फ 4 कोडॉन से 20 अमीनो एसिड पॉसिबल नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने बात की कि जेनेटिक कोडॉन अगर डबलेट है, दो दो के ग्रुप में है, दो दो के कॉम्बिनेशन में है, तो मैं 4 टू द पावर 2 लिख सकती हूँ, और मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 16 कोडॉन्स, अभी भी 20 नहीं हो रहे। तो अगर आप सिर्फ दो दो के यूनिट्स में इनको कंपेयर करें या इनसे अमीनो एसिड्स बनाने की कोशिश करें, तो यू विल गेट हार्डली दीज मेनी अमीनो एसिड्स, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। 16 कोडॉन्स मिलेंगे। जब हमने ट्रिपलेट माना बेटा, तो 4 टू द पावर 3, दिस इज 4 टू द पावर 3, तो मुझे टोटल कितने कोडॉन्स मिलेंगे? 64 कोडॉन्स मिलेंगे, राइट। तो ये जो 64 कोडॉन्स ट्रिपलेट के फॉर्म में मिले हैं, ये काफ़ी हद तक जस्टिफाइड हैं, क्योंकि उनमें से कुछ अमीनो एसिड्स जो हैं वो रिपीटेडली, जो कोडॉन्स जो हैं, कुछ कोडॉन्स जो हैं वो रिपीटेडली हमें अमीनो एसिड्स बना के, कॉमन अमीनो एसिड्स बना के दे रहे हैं। प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे हम। तो ये जो केमिकल मेथड है, दिस वाज डेवलप्ड बाय हरगोबिंद सिंह खुराना, जिन्होंने हमें एक इंस्ट्रूमेंटल सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स विथ डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस, ये कॉन्सेप्ट दिया था। मतलब इन्होंने केमिकल सिंथेसिस बताया था कि कोडॉन से केमिकली हम अमीनो एसिड्स बना सकते हैं। ये सबसे पहले हरगोबिंद खुराना ने हमें बताया था, और 64 कोडॉन्स होते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी यहीं से आया था। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन था मार्शल निरनबर्ग का, जिन्होंने सेल फ्री सिस्टम में, मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस लैबोरेटरी में करवाया था, एंड नॉट इनसाइड द बॉडी, नॉट इनसाइड द बॉडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। ये इन्होंने लैबोरेटरी में करवाया था। और फिर फाइनली हमने ये डेसिफाई किया था कि जो कोड्स होते हैं उनका कितना नंबर होता है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ये हमें इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के बाद पता चला। नेक्स्ट हमारे पास कंट्रीब्यूशन था सिवेरो ओक्वा का, जिन्होंने, जो एक एंजाइम है, बेसिकली सिवेरो ओक्वा एक एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज है, जो कि आरएनए के पॉलीमराइजेशन में मदद करता है। ठीक है, पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है बढ़ना। तो आरएनए को कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस देके उसे इंडिपेंडेंट मैनर में बढ़ाने का काम ये करता है, और इसलिए इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। ये हमारी एनसीईआरटी में सारे अलग अलग कोडॉन्स मेंशन हैं, और उन कोडॉन से मिलने वाले अमीनो एसिड्स, उन कोडॉन से बनने वाले अमीनो एसिड्स यहाँ पे मेंशन हैं। देखते हैं एक एक करके कैसे बनाई जाती है बेटा ये टेबल। पहले तो ऐसा समझ लीजिए आप, ये सपोज मैंने सीक्वेंसेस को, आप चाहें तो सीक्वेंस का जो ऑर्डर है वो चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसी टेबल के हिसाब से चलती हूँ। वेट, आई विल शो यू इट डिफरेंटली। सपोज AUGC ऐसा मैंने लिख दिया। यहाँ पे भी मैं लिख दूंगी AUGC, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर भी ऐसा ही आ जाएगा AUGC। ठीक है,
अब जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे या एक एक के ग्रुप में लिखते जाएंगे ना, तो आपको कैसे लिखना है समझना। यहाँ पे चार चार आएंगे बेटा, ए ए ए ऐसे लिखना है, ट्रिपल ए, है ना। नाउ दिस ए यू, ए यू, देन ए जी इस बॉक्स में आ गया। उसके बाद द नेक्स्ट वुड बी ए सी। इस तरीके से मैंने ये एक बॉक्स कंप्लीट कर दिया। आई बात समझ में। अब आप दूसरे न्यूक्लियोटाइड के ऊपर जाएंगे, तो दूसरा न्यूक्लियोटाइड सपोज मैंने यहाँ पे फिर उसी सीक्वेंस में यू ले लिया, तो अब देखिए कैसे करना है अपने को, यू ए, ठीक है। अनदर वुड बी यू ए यू ए जी, सॉरी इट वुड बी यू ए जी, यू ए सी। इस तरीके से आपको ये पूरी टेबल कंप्लीट करना है ना। अभी सेकंड वाला ब्लॉक भी कैसे बनाना है वो मैं बता देती हूँ, देखिएगा। ए यू 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 जी यू सी। थर्ड वाला बॉक्स ए जी यू ए जी सी। इस तरीके से। तो ऐसे आप जब पूरी टेबल बना लेते हैं ना बेटा, तो ये आपको सारे कोडॉन्स मिल जाएंगे, और इन सारे कोडॉन से बनने वाले अमीनो एसिड्स हमें पता है। तो हमने ओवरऑल इन सारे कोडॉन्स को इंटरप्रीट करके इनसे बनने वाले अमीनो एसिड्स को भी स्टडी कर लिया है, और हमें कुछ जनरल फीचर्स मिले हैं। वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या जनरल फीचर्स जो है वो ये हैं आपके सामने। हमारे कोडॉन्स का नेचर, जो कोडॉन्स मुझे अमीनो एसिड्स बनाकर दे रहे हैं, उनका कोडॉन्स का नेचर कैसा है बेटा, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब दे विल ऑलवेज फाउंड इन द ग्रुप ऑफ 3, तो वी हैव ट्रिपलेट ऑफ कोडॉन्स, राइट। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है 61 कोडॉन्स होते हैं सारे अमीनो एसिड्स के लिए, जिनमें से 3 कोडॉन्स जो है वो किसी के लिए कुछ भी कोड नहीं करते, कुछ भी बनाते नहीं है, एंड वी कॉल देम एज स्टॉप कोडॉन्स। ये स्टॉप कोडॉन्स जो हैं ये प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे, प्रोसेस को ब्लॉक कर देते हैं। तो स्टॉप कोडॉन्स विल ब्लॉक द प्रोसेस, विल स्टॉप द प्रोसेस, और ये मेरा एंटायर जो अमीनो एसिड्स का जो कॉम्बिनेशन है, बचे हुए इन 3 को छोड़कर बचे हुए सब अमीनो एसिड्स बना के देते हैं। द अनदर फीचर इज यूनिवर्सलिटी। ये यूनिवर्सल है, मतलब किसी एक ही ऑर्गेनिज्म में ये अमीनो एसिड्स या ये पर्टिकुलर ट्रिपलेट जो है वो पर्टिकुलर अमीनो एसिड बनाएगी, ऐसा नहीं है। आप स्टार्टिंग से मतलब प्रोकैरियोट से यूकैरियोट में सब में कंपेयर कर लें, सब में अमीनो एसिड यही एक ही तरीके से बनने वाले हैं। मतलब इसका है, अगर ट्रिपल यू फिनाइल एलेनाइन के लिए कोड करता है, तो चाहे आप इंसानों के अंदर फिनाइल एलेनाइन बनाना चाहें तब भी आपको ट्रिपल यू लगेगा, चाहे आप बैक्टीरिया के अंदर फिनाइल एलेनाइन बनाना चाहें तब भी आपको ट्रिपल यू लगेगा। तो ट्रिपल यू जो है वो हमें स्टार्टिंग से हर ऑर्गेनिज्म से लेकर प्रोकैरियोट से लेकर यूकैरियोट्स तक सब में फिनाइल एलेनाइन जो है वो विल बी कोडेड बाय ट्रिपल यू। दे आर नॉन एम्बिग्यूअस एंड स्पेसिफिक। अनएम्बिग्यूअस मतलब, नॉन एम्बिग्यूअस का मतलब होता है बेटा, ऐसा नहीं होता कि एक कोडॉन जो है ना वो एक से ज्यादा अमीनो एसिड को कोड कर दे। मेरी बात समझना, अगर ट्रिपल यू फिनाइल एलेनाइन बनाता है तो फिनाइल एलेनाइन ही बनाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं बनाएगा। हाँ, फिनाइल एलेनाइन और दूसरे कोडॉन से कोड हो सकता है, दैट इज ट्रू। तो फिनाइल एलेनाइन को आप दूसरे और कई सारे कोडॉन्स को यूज करके बना सकते हो, लेकिन अगर आपको ट्रिपल यू को कोड डिकोड करना है इस कोड को, तो आप फिनाइल एलेनाइन ही बना पाओगे, राइट। सो दे आर अनएम्बिग्यूअस, दे आर वेरी स्पेसिफिक। कोई एक पर्टिकुलर कोडॉन अगर कोई एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड बनाता है तो हमेशा वो वही बनाएगा, किसी भी केस में प्रोसेस चेंज नहीं होगी, राइट। वन कोडॉन स्पेसिफाइज ओनली वन अमीनो एसिड एंड नॉट एनी अदर। हाँ, ये अलग बात है कि दूसरे अमीनो एसिड्स जो हैं हो सकता है कि वो एक से ज़्यादा कोडॉन से बनते हैं, और ऐसा होता भी है। इन कोडॉन्स के बीच में कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होती। मतलब अगर सपोज ये सीक्वेंस है ए यू जी यू सी ए सी सी,
देयर इज नो ओवरलैपिंग बिटवीन देम, मतलब ऐसा नहीं होता कि ए यू जी के बाद इस जी को तुमने यहाँ भी ले लिया, इस यू को तुमने यहाँ भी ले लिया, इस ए को तुमने यहाँ भी ले लिया. देयर इज नो ओवरलैपिंग. देयर इज नो पंक्चुएशन बिटवीन देम. ये कंटिन्यूस सीक्वेंस में मिलेंगे, मतलब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम सिर्फ तीन 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 को बहुत इजीली डीएनए में ऑब्जर्व कर पाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. ये कंटिन्यूस फैशन में होते हैं, कोई कॉमा नहीं, कोई पंक्चुएशन नहीं होता है और कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है. सो दे आर कॉमालेस, दे हैव नो पंक्चुएशन. डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड का मतलब है कि कुछ अमीनो एसिड्स जो हैं वो एक से ज़्यादा कोडॉन से कोड होते हैं, है ना. अभी कैसे डिसाइड किया होगा, ये नेचर ने डिसाइड किया है बेटा, ये हमारा जेनेटिक्स है. हमें जिन अमीनो एसिड्स की ज़रूरत ज़्यादा है, हमने उन्हें एक से ज़्यादा कोडॉन से कोड करवा लिया है. जिनकी ज़रूरत हमें उतनी ज़्यादा नहीं है, उन्हें हमने उतने ज़्यादा कोडॉन से कोड नहीं करवाया है. सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, राइट. अब चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे चेन इनिशिएशन एंड चेन टर्मिनेशन कोडॉन के डिस्कशन से, क्योंकि अब जो हमारा अगला टॉपिक है बेटा ट्रांसलेशन, वो ट्रांसलेशन में प्रोसेस को शुरू करने के लिए एक कोडॉन है और प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए भी एक कोडॉन है. तो चेन इनिशिएशन करने वाला, चेन का सिंथेसिस शुरू करने वाला जो कोडॉन है मेरे पास, दैट इज AUG और GUG. मतलब अगर ये तुम्हारा पूरा का पूरा सीक्वेंस है, इसमें शुरुआत में अगर यहाँ पे AUG आ गया है तो प्रोसेस आपकी बिगिन हो जाएगी. सपोज AUG यहाँ पे आया है ना, समवेयर हियर AUG यहाँ पे आया है, तो प्रोसेस की शुरुआत बेटा यहाँ से होगी. जहाँ पे भी स्टार्ट कोडॉन होगा, प्रोसेस वहीं से बिगिन होगी, राइट. सो AUG इज बेसिकली अ सिग्नल फॉर द स्टार्टिंग ऑफ सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. पॉलीपेप्टाइड चेन के सिंथेसिस के लिए हमें AUG की जरूरत है. AUG मिथ्योनिन कोड करता है यूकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में मिथ्योनिन का एक दूसरा वर्जन है विच इज एन फॉर्माइल मिथ्योनिन, उसको कोड करता है. तो याद क्या रखेंगे बेटा, यूकैरियोट्स में AUG कोड्स फॉर मिथ्योनिन एंड प्रोकैरियोट्स में AUG कोड फॉर एन फॉर्माइल मिथ्योनिन. दोनों मिथ्योनिन ही है, लेकिन दोनों के अंदर थोड़े से मॉडिफिकेशंस हैं. इन रेयर केसेस GUG भी स्टार्ट कोडॉन के फॉर्म में काम कर सकता है, और उस टाइम पे ये वेलाइन अमीनो एसिड जो है वो बनाता है. नॉर्मली तो ये वेलाइन अमीनो एसिड ही बनाता है बेटा, बट समटाइम्स इट कैन स्टार्ट, इट कैन आई मीन इट कैन स्टार्ट द प्रोसेस, इट कैन सर्व एज द स्टार्ट कोडॉन. नॉर्मली इट इज नॉट. अदरवाइज तो हमारा जो मिथ्योनिन है वही प्रोसेस को क्या करेगा, बिगिन करेगा. द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस विल स्टार्ट फ्रॉम AUG. चेन टर्मिनेशन की बात जब मैं करती हूँ तो 64 कोडॉन्स में मेरे पास टोटल 3 कोडॉन्स ऐसे हैं जिन्हें मैं स्टॉप का सिग्नल मानती हूँ, या जिन्हें मैं कुछ भी कोड करता हुआ नहीं पाती हूँ. जो कुछ भी कोड नहीं करता है उन्हें हम नॉनसेंस कहते हैं, right. The one that is not synthesizing any of the amino acid, we call it as nonsense codon, or we also call it as टर्मिनेशन कोडॉन सिंस इट टर्मिनेट्स द प्रोसेस. क्योंकि ये प्रोसेस को स्टॉप करता है तो मैं इसे टर्मिनेशन कोडॉन के नाम से भी जानती हूँ, राइट. तो हमारे पास 3 तरीके के कोडॉन्स ऐसे हैं जो नॉनसेंस हैं, जो कुछ भी सिंथेसाइज नहीं करते हैं. जैसे ही ये कोडॉन आपकी चेन में आ गए, हमें प्रोसेस को स्टॉप ही करना पड़ता है, क्योंकि इनका कॉम्प्लीमेंट्री कोई टीआरएनए मेरे पास नहीं है जो इनसे रिलेटेड अमीनो एसिड को लेकर आने वाला है ना. तो प्रोसेस वहीं पे क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है. कौन से हैं ये 3 कोडॉन्स मेरे पास, वन इज UAA, UAG एंड UGA. इन्हें साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे ही नेम दिए गए हैं, ओकर, अंबल एंड ओपल. UAA इज ओकर, राइट. UAG इज अंबर, UGA इज ओपल. तो अंबर, ओकर, अंबर, ओपल, ये 3 टाइप के जो अमीनो एसिड्स हैं मेरे पास, ये तीनों या 3 टाइप के जो कोडॉन्स है, रादर आई शुड से, नॉट अमीनो एसिड, अमीनो एसिड तो बनाते ही नहीं है ये जो 3 टाइप के कोडॉन्स हैं, ये प्रोसेस को स्टॉप करने में काम में आते हैं, प्रोसेस को टर्मिनेट करने में काम में आते हैं. सो वी कॉल देम एज स्टॉप कोडॉन्स और नॉनसेंस कोडॉन. इनसे ही रिलेटेड हमारे पास एक वोबल हाइपोथेसिस है विच वाज प्रोपेंडेड बाय क्रेक इन 1966. एंटीकोडॉन्स जो हैं वो नॉर्मली एक ही कोडॉन को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक एंटीकोडॉन, वन एंटीकोडॉन रिकॉग्नाइज मोर देन वन कोडॉन.
है ना, एक से ज्यादा कोडॉन को ये पहचानता है। तो ये कंफ्यूजन वाली स्टेट हो गई, है ना, इसीलिए इसे बोला जाता है वॉबलिंग, और हाइपोथेसिस का नाम है वॉबल हाइपोथेसिस, राइट। क्रिक ने बताई थी ये हाइपोथेसिस। वॉबलिंग मोस्टली थर्ड न्यूक्लियोटाइड जो होता है ना, किसी भी कोडॉन का जो थर्ड न्यूक्लियोटाइड है वहां पे वॉबलिंग शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एंटीकोडॉन डबल AG है ना, ये AAG दो कोडॉन्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है, ट्रिपल यू एंड WC, और दोनों ही कोडॉन्स क्या बनाते हैं बेटा, फिनाइल एलेनाइन। बोथ द कोडॉन्स दे फॉर्म फिनाइल एलेनाइन। तो एक एंटीकोडॉन AAG कैन रिकॉग्नाइज टू कोडॉन्स, और ये दोनों कोडॉन से एक ही अमीनो एसिड बनाते हैं, विच इज कॉल्ड एज फिनाइल एलेनाइन। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज वोबलिंग और वोबल हाइपोथेसिस। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट DNA से mRNA का बनना, राइट, DNA से mRNA का बनना विच इज ट्रांसक्रिप्शन, ये यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है ना। फिर इस mRNA से प्रोटीन्स बनना, ये भी यूनिडायरेक्शनल है बेटा। द एंटायर प्रोसेस इज यूनिडायरेक्शनल, मतलब ये एक ही सीक्वेंस में चलेगी, कभी भी प्रोटीन से mRNA और mRNA से DNA नहीं बनता, राइट। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है जो कि रेटरोवायरस में होता है, जहां पे DNA से RNA बना, mRNA मतलब, और इस mRNA का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होकर फिर से जो DNA बन गया है उसे मैं कहती हूँ कॉम्प्लीमेंट्री DNA। सो जस्ट लीव दिस एक्सेप्शन, अदरवाइज तो ये जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है इट विल बी ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, मतलब mRNA से प्रोटीन ही बनेगा, प्रोटीन से mRNA कभी नहीं बनेगा। ये तो खैर कभी भी एक्सेप्शनल केसेस में भी नहीं होता, लेकिन हाँ mRNA से DNA हम वायरसेस के अंदर देख लेते हैं। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, और जो एंजाइम रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, राइट। सो दिस इज व्हाट इज सेंट्रल डोगमा, इसे सेंट्रल डोगमा भी बोला जाता है। हमने बात की हुई है इसके बारे में, जो कि क्रिक ने प्रपोज किया था, जहां पे जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वो इसी ऑर्डर में होगा, सर्कुलर फ्लो में ही होगा। सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज एन एक्सेप्शन, जो टेमिन बाल्टीमोर ने हमें बताया था, सार्कोमा वायरस में ये प्रोसेस डिस्कवर हुई थी। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो राउस सार्कोमा वायरस का था, विच वाज अ रेटेरो वायरस, ये डबल स्ट्रैंडेड DNA बना देता है होस्ट सेल में, और जो एंजाइम रिक्वायर्ड है यहाँ पे वो पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज से ही मिलता जुलता एंजाइम है, उसे हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जो DNA बना है वी कॉल इट एज cDNA, कॉम्प्लीमेंट्री DNA, राइट। अब अगर प्रोसेस शुरू करें हम, तो प्रोसेस आती है हमारे पास ट्रांसलेशन की प्रोसेस। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसलेशन का मतलब होता है बेटा जहाँ पे आप mRNA से प्रोटीन्स बनाते हैं। स्टेप्स भी मोर और लेस वही हैं। सबसे पहले हमें कुछ मेजर प्री स्टेप्स करनी पड़ती हैं, जो भी आपका, देखो यहाँ पे क्या काम में आएगा बेटा, mRNA आएगा, mRNA से के साथ राइबोसोम्स आएंगे, राइबोसोम्स के बाद मेरा tRNA आएगा, है ना, मतलब तीनों टाइप के RNAs तो इन्वॉल्व हो गए यहाँ पे, और तीनों टाइप के RNAs के साथ साथ मुझे अमीनो एसिड्स भी रिक्वायर्ड है। ये अमीनो एसिड्स में साइटोप्लाज्म से ला कर कहाँ पे डालूंगी, प्रोसेस में डालूंगी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अमीनो एसिड्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेशन करना अमीनो एसिड का मतलब इन्हें एनर्जी देना। आपने जैसे ही अमीनो एसिड्स को एनर्जी दे दी, ये एक्टिवेट हो गए, अब ये कनेक्ट होने के लिए रेडी है। ये रेडी हैं, तो आप इन्हें ले जाकर एक tRNA पे डाल दीजिए, क्योंकि अमीनो एसिड खुद तो चलकर जाएगा नहीं, उसे अगर जाना है तो उसे tRNA की मदद लगेगी, राइट। तो हम उसे किसके ऊपर लोड कर देते हैं, tRNA के ऊपर लोड कर देते हैं। इस प्रोसेस को मैं कहती हूँ चार्जिंग ऑफ tRNA। दिस इज व्हाट इज रेफर्ड एज चार्जिंग ऑफ tRNA। और आखिरी में जो मेरे पास प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस अब होती है ट्रांसलेशन की। तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस शुरू करने के पहले भी मुझे दो स्टेप्स करनी पड़ती हैं। वन इज एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड अनदर इज चार्जिंग ऑफ tRNA। दोनों प्रोसेस के लिए मुझे एंजाइम्स की मदद लगेगी, और इन एंजाइम्स के लिए साइट हमने पढ़ी हुई है। याद कीजिए, क्लोवर लीफ मॉडल आपने पढ़ा है tRNA का, और उसमें आपने अमीनो असाइल सिंथेटेज एंजाइम की बाइंडिंग साइट के बारे में बात की हुई थी, राइट। सो मुझे वहां पे वो एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। दिस इज माय राइबोसोम, है ना, ये राइबोसोम mRNA से अटैच हुआ है। किसी भी mRNA पे ये कोडॉन्स हैं अलग अलग, ये ट्रिपलेट है। tRNA जो कि अपने साथ अमीनो एसिड लेकर आ रहा है, ये इतना tRNA मेरे पास कैसा होगा बेटा, चार्ज्ड tRNA है, मतलब दिस इज माय एक्टिव tRNA।
इस एक्टिव टीआरएनए का जो है वो कंबाइनिंग होता है किससे, एमआरएनए से, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाता है और ये जो अमीनो एसिड ये लेकर आया है, ये अमीनो एसिड ये यहाँ पे डिलीवर कर देगा, ठीक है। अगला टीआरएनए आएगा, वो भी अमीनो एसिड को लेकर आएगा और पहले और दूसरे अमीनो एसिड में दोनों में बॉन्ड बन जाएगा। इस बॉन्ड को बनाने की एनर्जी खुद अमीनो एसिड अपने साथ लेकर आ रहा है, राइट। और जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो कौन सा होगा, इट वुड बी अ पेप्टाइड बॉन्ड। आपको पता है बेटा कि जब भी प्रोटीन्स बनते हैं तो उनके बीच में अमीनो एसिड्स जो बनते हैं ना हमारे, उन अमीनो एसिड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड आता है, पेप्टाइड बॉन्ड आता है। तो वो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ हो गया। टीआरएनए इस तरफ से निकलते जाएंगे, है ना। हर टीआरएनए के पास ऐसे एंटीकोडॉन्स हैं जो कि किसके करस्पॉन्डिंग, किसके एंटीकोडॉन्स हैं, एमआरएनए के। तो सपोज तुम्हारे एमआरएनए पे सीक्वेंस है AGU, राइट। तो टीआरएनए के एंटीकोडॉन पे जो सीक्वेंस होगा वो कैसा होगा बेटा, इट वुड बी ए का कॉम्प्लीमेंट्री U, G का कॉम्प्लीमेंट्री C एंड U का कॉम्प्लीमेंट्री वुड बी A। तो इस तरीके से एमआरएनए का कोडॉन टीआरएनए के एंटीकोडॉन से बाइंडिंग कर लेता है, दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन हो जाएगा बेटा और अल्टीमेटली जो ये जंक्शन पे असेंबली बनेगी वो असेंबली आगे शिफ्ट होती चलेगी, एक एक कोडॉन को रीड करती जाएगी और प्रोटीन का सिंथेसिस शुरू करती जाएगी। सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज द लेआउट। ये अभी पूरी प्रोसेस हम बात करेंगे, है ना। तो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड वुड बी द फर्स्ट स्टेप, सेकेंड वुड बी चार्जिंग ऑफ टीआरएनए एंड थर्ड वुड बी योर मेन ट्रांसलेशन प्रोसेस, राइट। तो चलिए अमीनो एसिड्स का एक्टिवेशन कैसे होता है वो देख लेते हैं। आपने सपोज कोई भी अमीनो एसिड लिया, पिक एनी अमीनो एसिड, उस अमीनो एसिड को आपको एक्टिवेट करना है, जस्ट गिव एटीपी। अब एटीपी वो डायरेक्टली तो नहीं ले लेगा, इसके लिए हमें एक एंजाइम की जरूरत है विच वी कॉल इट एज अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ये एक कॉम्प्लेक्स बना देगा बेटा विच विल बी अमीनो असाइल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स और 1 फॉस्फेट विल बी रिमूव्ड, 2 फॉस्फेट विल बी रिमूव्ड, राइट। ये जो रिएक्शन हुई है, ये रिएक्शन को कैटलाइज करने वाला मेरा सिंथेटेज एंजाइम है जो एटीपी को अमीनो एसिड से कंबाइन करेगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट वुड बी, इस एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को मुझे लोड करना है किसी स्पेसिफिक टीआरएनए पे। टीआरएनए आप रैंडमली कोई भी नहीं उठा सकते, आपको वही टीआरएनए उठाना है जो टीआरएनए के ऊपर इसका एंटीकोडॉन साइट है। तो देखिएगा ये अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट पे बाइंड हो जाता है किसी भी टीआरएनए पे और इसमें मुझे जो मदद लगेगी वो किसकी लगेगी, एनर्जी की। तो ये AMP एनर्जी देकर निकल गया और वो जो एंजाइम है वो एंजाइम भी निकल जाएगा। तो आपने जो अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज को यूज किया था उसने अपना काम कर दिया है, वो निकल गया है और अमीनो एसिड जो है वो किस साइट पे बाइंड हो गया है, अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट पे। दिस इज अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट जहां पे मेरा अमीनो एसिड लोड हो चुका है, राइट। अब ये जो टीआरएनए है, this tRNA is completely loaded tRNA, we can also call it as charged tRNA, है ना, जो पूरी तरीके से अब चार्ज हो चुका है, एक्टिव हो चुका है, now it is ready to act. See, this is how it is, amino acyl tRNA complex और this is charged tRNA for me. ट्रांसलेशन की प्रोसेस की स्टेप्स देख रहे हैं बेटा। सबसे पहले इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन है, फिर चेन का इलोंगेशन और फिर चेन का टर्मिनेशन है। इसके बारे में हमने ब्रीफली बात की हुई है। अब हम एक एक स्टेप को डीप में देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। ये मैंने आपसे बात कर ली थी कि हमें अलग अलग यूनिट्स चाहिए राइबोसोम की, 30S सब यूनिट और 50S सब यूनिट, मतलब लार्जर सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट दोनों की रिक्वायरमेंट होगी। उसके अलावा मुझे एनर्जी खर्च करना है, मैग्नीशियम आयंस की ज़रूरत पड़ेगी दोनों यूनिट्स को कंबाइन करने के लिए, राइट। एंड देन वी नीड टू हैव चार्ज टीआरएनए, एमआरएनए और कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये इनिशिएशन फैक्टर्स जो हैं ये यूकैरियोट्स में अलग होते हैं बेटा, प्रोकैरियोट्स में अलग होते हैं। इनिशिएशन फैक्टर अगर मैं जस्ट ब्रीफली बता रही हूँ, एनसीईआरटी में इतना नहीं है। इनिशिएशन फैक्टर मेरे प्रोकैरियोट्स में होते हैं बेटा 3 टाइप के और यूकैरियोट्स में होते हैं ये टोटल 9 टाइप के। उन्हें हम यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर बोलते हैं। तो यूकैरियोट्स में इनिशिएशन फैक्टर्स का नंबर थोड़ा सा ज़्यादा है और प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन फैक्टर सिर्फ 3 तरीके के होते हैं। इनिशिएशन फैक्टर 1 2 3 प्रोकैरियोट्स में होते हैं और यूकैरियोट्स में यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1 2 3 और जो 4 है उसके 4 टाइप्स 1 2 3 4
4A, 4B, 4C, 4D, 5 एंड 6। इस तरीके से मेरे पास टोटल 9 यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये इनिशिएशन फैक्टर्स इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं बेटा, और उसी से मेरी जो इनिशिएशन की प्रोसेस है वो बिगिन होती है, मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो शुरू होती है, राइट। ट्रांसलेशन की प्रोसेस जो है वो शुरू होती है। अब प्रोकैरियोट्स में एक एसडी सीक्वेंस है जिसे हम शाइन-डेलगैर्नो सीक्वेंस बोलते हैं, जो कि एमआरएनए पे प्रेजेंट है, और इसे सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट जो है राइबोसोम का वो रिकॉग्नाइज करता है। तो स्मॉलर सब यूनिट जो राइबोसोम्स के हैं वो सबसे पहले उस शाइन-डेलगैर्नो सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं प्रोकैरियोट्स में, वहाँ जाके बाइंड करेंगे और फिर उसके बाद शुरू होंगे इनिशिएशन फैक्टर का बाइंडिंग। जैसे ही इनिशिएशन फैक्टर्स की बाइंडिंग शुरू होगी, प्रोसेस विल स्टार्ट। तो ये एसडी सीक्वेंस प्रोकैरियोट्स में एसडी सीक्वेंस का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। इस एसडी सीक्वेंस को ही रिकॉग्नाइज करते हैं हमारी स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम की। यूकैरियोट्स में स्मॉलर सब यूनिट जो है वो हमारी कैप रीजन जो है, जहाँ पे 7 मिथाइल मतलब मिथाइल ग्वानोसाइन रेसिड्यूज अटैच हैं कैपिंग पे 5 प्राइम एंड पे, उस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज किया जाता है। और फिर उसके बाद जो इनिशिएशन फैक्टर्स हैं वो आकर कनेक्ट होते हैं और प्रोसेस शुरू होती है। तो अब तक हमने प्रोसेस क्या पढ़ ली बेटा, अब तक का सीक्वेंस हमने क्या पढ़ लिया है। ये कोई एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड को मुझे कनेक्ट करना है टीआरएनए पे, और इसे टीआरएनए पे कनेक्ट करने के लिए मुझे एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। वो एनर्जी और कुछ स्पेसिफिक एक्टिवेटिंग एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये जब दोनों चीज़ें आप दे देंगे तो ये अमीनो एसिड से एनर्जी लिंक हो गई, और इस एनर्जी को लिंक करने के बाद जो एंजाइम है वो फ्री हो गया। ये जो चार्ज अमीनो एसिड है जिस पे एनर्जी है, वो अमीनो एसिड आके कनेक्ट हो जाता है मेरे टीआरएनए पे, और ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टीआरएनए को भी क्या कन्वर्ट कर देता है, किस में कन्वर्ट कर देता है, चार्ज टीआरएनए में कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो इस तरीके से आपकी ये ओवरऑल प्रोसेस है, जहाँ पे मेरा टीआरएनए चार्ज हो चुका है, उधर इनिशिएशन होकर मेरा जो राइबोसोम है अब वो काम करने के लिए तैयार है, राइट। तो अब इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन में जो लास्ट स्टेप मुझे पता होनी चाहिए वो ये कि जो 30S सब यूनिट है, 30S सब यूनिट से मेरा मतलब है स्मॉलर सब यूनिट। तो ये जो स्मॉलर सब यूनिट है ये एमआरएनए से कनेक्ट होती है बेटा, और इसे कनेक्ट करने के लिए मुझे इनिशिएशन फैक्टर 3 लगेगा मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में। 30S एमआरएनए का एक कॉम्प्लेक्स बन गया, और अब प्रोसेस कैसी हो सकती है, शुरू हो सकती है। जबकि तुम अगर इसे यूकैरियोट्स में स्पेसिफिकली देखोगे तो जो टीआरएनए होता है ना बेटा, वो 30S एमआरएनए कॉम्प्लेक्स में फॉर्माइल मिथ्योनाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बनता है। इन दोनों के कॉम्प्लेक्स के बनने के लिए भी मुझे इनिशिएशन फैक्टर्स की, मैग्नीशियम की और एनर्जी की ज़रूरत है, राइट। एनर्जी जो मैं यहाँ पे खर्च करूँगी वो जीटीपी के फॉर्म में खर्च करूँगी, एंड फाइनली मुझे ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, राइट। फॉर्माइल मिथियोनिन टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, और ये एक्टिवेटेड टीआरएनए है। क्यों मिथियोनिन बेटा, क्योंकि मिथियोनिन एक स्टार्ट कोडॉन होता है, प्रोसेस को शुरू करने का काम मिथियोनिन ही करने वाला है, इसीलिए मिथियोनिन विल बी अ स्टार्ट कोडॉन, और यहाँ पे प्रोसेस में हमने मिथियोनिन शो किया है। अब जब स्मॉलर यूनिट कंबाइन हो चुकी है ना बेटा, तो जो लार्जर सब यूनिट है राइबोसोम की, मतलब 50S सब यूनिट, ठीक है, वो कंबाइन होती है। देखिए 30, 40, 50 और 60, इसमें 30, 50 जो है ये मेरे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की यूनिट है, और 40, 60 जो है ये मेरे यूकैरियोटिक की सब यूनिट्स हैं, ठीक है। तो 40, 50 मतलब अब जो अगर मैं प्रोकैरियोट की बात कर रही हूँ तो प्रोकैरियोट में 30 स्मॉलर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट, और 50 जो है बिगर सब यूनिट, ये दोनों यूनिट्स आपस में कंबाइन होती है। तो बिगर सब यूनिट का रोल आ रहा है बेटा, स्मॉलर सब यूनिट ने शाइन-डेलगैर्नो सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज किया, वहाँ पे बाइंड हो गया, कंबाइन हो गया। जैसे ही ये कंबाइन हो गया, नीचे से मेरा लार्जर सब यूनिट आके मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में कॉम्बिनेशन बना लेगा, एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, राइट। और जैसे ही ये प्रोसेस शुरू हो गई, मतलब दोनों यूनिट्स एक बार कंबाइन हो गई, इनिशिएट हो गई प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ इनिशिएशन फैक्टर्स एंड फ्यू प्रोटीन्स। तो ये जो इनिशिएशन है वो फैक्टर इनिशिएट होने के बाद जो इनिशिएशन फैक्टर है दैट इज गोइंग टू गेट रिलीज, ये रिलीज हो जाएगा, और अब जो प्रोसेस है वो पूरी की पूरी कंडक्ट होगी। राइबोसोम जो है वो मेरा स्लाइड होगा, और सेकेंड स्टेप शुरू हो जाएगी विच विल बी इलोंगेशन स्टेप, राइट। तो देखिए
अब अगर मेरे प्रोसेस को मैं आगे बढ़ाऊँ तो क्या देख सकती हूँ मैं, लार्जर सब यूनिट जो राइबोसोम की है, उस लार्जर सब यूनिट को जब बाइंड करते आया, तो अब वो बाइंड करते टाइम पे इस तरीके से बाइंड करेगी कि इलॉन्गेशन में मुझे मदद मिल सके, राइट। तो इलॉन्गेशन होने के लिए लार्जर सब यूनिट के पास कुछ स्पेसिफिक साइट्स हैं, जैसे उसके पास एक साइट है P, दूसरी है A और तीसरी है E। P साइट इज फॉर पेप्टिडल साइट, मतलब जहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और याद रखिएगा बेटा, दिस वुड बी द फर्स्ट साइट, दिस वुड बी द साइट वेयर फर्स्ट अमीनो एसिड विल कंबाइन, है ना। ये वो जगह होगी, ये वो साइट होगी राइबोसोम पे जहाँ पे पहला अमीनो एसिड आके अटैच होगा। जैसे ही पेप्टिडल साइट पे एक अमीनो एसिड अटैच हो गया, अब जो अगला अमीनो एसिड है दैट विल अटैच्ड एट अमीनो असाइल साइट, और अमीनो एसिड साइट भी बोलते हैं इसे, विच इज रेफर्ड एज ए साइट। दोनों अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एंड लास्टली आई विल हैव एग्जिट साइट, जहाँ से मेरा नया बनाया हुआ प्रोटीन जो है वो एग्जिट लेगा, वहाँ से वो बाहर हो जाएगा। तो एग्जिट साइट लास्ट पॉइंट है। 3 साइट हो गई बेटा, P साइट, A साइट एंड E साइट, राइट। तीनों का जो अरेंजमेंट है वो कैसा होता है, ये मेरी अगर बिगर सब यूनिट है तो इस बिगर सब यूनिट में इस तरीके से तीनों साइट्स लोकेटेड है, आपको दिख रही होंगी। ये A साइट है, ये P साइट है, एंड दिस इज एग्जिट साइट, राइट। यहाँ से नया पेप्टाइड जो है वो बन के बाहर निकलेगा, यहाँ पे पहला पेप्टाइड आके अटैच, सॉरी पहला प्रोटीन अमीनो एसिड, आई एम सो सॉरी, पहला अमीनो एसिड आके अटैच होगा, और यहाँ से दूसरे अमीनो एसिड, तीसरे अमीनो एसिड, चौथे अमीनो एसिड कंबाइन होंगे। सो दिस इज हाउ द इलॉन्गेशन प्रोसेस प्रोसीड्स। हम इसका डिटेल देख रहे हैं अभी अभी मैंने सिर्फ आपको ब्रीफ में बताया है। देखिए ये इस तरीके से EPA साइट्स होती हैं, राइट। ये मेरा एक राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे दिस इज स्मॉलर सब यूनिट, दिस इज बिगर सब यूनिट। बिगर सब यूनिट मतलब जो मेरी 50S की सब यूनिट है, उस 50S सब यूनिट पे 3 साइट्स E, P एंड A साइट। स्मॉलर सब यूनिट जो है ये mRNA से अटैच होने वाली साइट्स को कैरी करती है। तो स्मॉलर सब यूनिट पे कौन सी साइट्स होंगी बेटा, यू नीड टू रिमेंबर, इट विल हेल्प इन बाइंडिंग इट विद द mRNA। तो mRNA से कंबाइन होगी और इनिशिएशन फैक्टर से कंबाइन होगी, जबकि जो मेरी बिगर सब यूनिट है उसमें 3 अलग अलग साइट्स होंगी विच विल बी EPA, राइट। तो अब ये जो दोनों सब यूनिट्स हैं, ये दोनों सब यूनिट्स एक दूसरे से अटैच हो जाएंगी, देखिए इस तरीके से अटैच हो जाएंगी, एंड द प्रोसेस विल बिगिन। इस पूरी प्रोसेस में मुझे सबसे पहला जो tRNA, जो चार्ज्ड tRNA लगेगा, वो मिथ्योनिन tRNA लगेगा, फॉर्माइल मिथ्योनिन tRNA, क्योंकि मिथ्योनिन इज द स्टार्ट कोडॉन। और प्रोसेस शुरू होने के लिए बेटा मुझे ATP की ज़रूरत है। यहाँ पे हम ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट GTP यूज़ कर लेते हैं, विच इज़ इक्वलेंट टू ATP, प्लस इसके अलावा मुझे इनिशिएशन फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो इनिशिएशन फैक्टर्स हैं वो देखो प्रोसेस शुरू करता है 3, राइट, ये ध्यान रखिएगा। प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन की प्रोसेस शुरू करेगा इनिशिएशन फैक्टर 3, बाद में आके कनेक्ट होते हैं 2 और 1, राइट। एक बार इनिशिएशन शुरू हो गया तो अब मुझे सिर्फ क्या करना है बच्चों, इलॉन्गेशन करना है। देखिए प्रोसेस कैसे होती है, चेन इलॉन्गेशन की प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा ज़्यादा आगे निकल गई मैं गलती से। चेन इलॉन्गेशन की स्टेप में क्या होगा बेटा, जो मेरे पास अलग अलग टाइप की साइट्स हैं उन साइट्स को मैं यूज़ करूँगी, ये कोडॉन्स के फॉर्म में mRNA पे कनेक्टेड है। वेट अ मिनट, देखिए चेन इलॉन्गेशन से शुरू कर रहे हैं, दैट इज द सेकेंड स्टेप। अब क्या होगा चेन इलॉन्गेशन में, मेरे पास एक एक करके पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। जो tRNA है वो tRNA सबसे पहले आकर अटैच होता है राइबोसोम की A साइट पे, है ना। ये अगर आपका राइबोसोम है तो राइबोसोम की ये A साइट, P साइट और E साइट, tRNA अटैच यहाँ पे होगा, लेकिन जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये हमेशा फर्स्ट tRNA जो है वो, याद रखेंगे, फर्स्ट tRNA जो है वो P साइट पे अटैच होगा बेटा। अगला जो है ना वो यहाँ पे मेंशन है, दैट विल अटैच एट द A साइट। तो A साइट पे मेरा नया वाला tRNA कनेक्ट होगा, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएगा बेटा, और ये जो पूरा चेन है ये खसक के E साइड पे आ जाएगा, मतलब नाउ हियर यू विल हैव दीज पेप्टाइड्स, राइट। ठीक है, ये शिफ्ट हो गया।
तो पहला पहला अमीनो एसिड किसके ऊपर आया था, एक बार फिर से देखिएगा। पहला अमीनो एसिड किस पे आया था, पी साइड पे आया। दूसरा अमीनो एसिड किस पे आएगा, अब ए साइड के ऊपर आएगा। तो ये ए साइड के ऊपर मेरा दूसरा अमीनो एसिड आया। दोनों के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बेटा, विच इज पेप्टाइड बॉन्ड। और एक बार पेप्टाइड बॉन्ड बन गया तो ये दोनों अमीनो एसिड्स को मैं शिफ्ट कर दूंगी किस पे, टोटली पी साइड पे। मतलब अब प्रोसेस क्या होगी, ये शिफ्टिंग हो गया, मेरा एक अमीनो एसिड जो है वो पीछे खसक गया, ये एग्जिट साइड पे आ गया, और एक का जो अमीनो एसिड है वो पी साइड पे आ गया इस तरीके से। और ये रहा दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड, इस तरीके से। आई बात समझ में। ए साइड खाली हो गया है बेटा, तो हर बार जब ए साइड खाली होगा उसके ऊपर नया चार्ज्ड टीआरएनए आके अपना अमीनो एसिड क्या करेगा, डिलीवर करेगा। तो एवरी टाइम व्हेन ए साइट इज वेकेंट द न्यू अमीनो एसिड विल बी अटैच्ड एट ए साइड। अब ये यहाँ पे फिर से एक नया अमीनो एसिड आकर अटैच हो गया, ये आकर अटैच होगा बेटा, और फिर जो पीछे वाला अमीनो एसिड है इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और ये तीनों के तीनों पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। राइट, दिस इज हाउ द प्रोसेस गोज ऑन।